कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने चुनाव घोषणापत्र में विप्र कल्याण बोर्ड बनाने का वादा किया था। हालांकि वादा पूरा करने में 3 साल से ज्यादा का समय लग गया, लेकिन कांग्रेस ने विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा नागौर पहुंचे। जिला कांग्रेस कार्यालय में महेश शर्मा का स्वागत किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान ब्राह्मण समाज के लिए शिक्षा, सामाजिक उत्थान और आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में काम करते हुए ब्राह्मण समाज की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उन्हें दूर करने की रूपरेखा बनाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है। राजस्थान बजट में सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं। बोर्ड के जरिए ब्राह्मण समाज के युवाओं को शिक्षित करवाने और रोजगार दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक संगठनों के ब्राह्मण प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात कर उनके सुझाव भी ले रहे हैं। मीडिया से रूबरू होकर सरकार की मंशा और विप्र कल्याण बोर्ड गठन की आवश्यकता के बारे में बताया। देखिए, राजस्थान में जो हमारा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था, उसमें वादा किया था हमने 2018 के चुनाव में कि सरकार बनेगी तो विप्र कल्याण बोर्ड का हम गठन करेंगे। सरकार बनी, सरकार बनने पर हमारी सरकार ने विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया और उस गठन के उपरांत मुझे प्रथम अध्यक्ष का दायित्व का सौंपा गया। उसके बाद मेरा दायित्व बनता है कि मैं सरकार और जो जिस विप्र समाज के लिए बोर्ड बनाया उसके कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए मैं ऐसी योजनाएं बनाऊं, रीति नीति बनाऊं जो समाज के वर्तमान यानी भविष्य के लिए कारगर साबित हो। उनको लेकर के हमने काम शुरू किया। आपने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे हमने परिवर्तन कराए। ईडब्ल्यूएस केंद्र सरकार ने 2019 में बनाया था, परंतु उसमें बहुत सारी आवश्यकताओं की, परिवर्तन की, संशोधनों की जरूरत थी। हमने पहला संशोधन कराया उसमें कि जो आर्थिक जो मकान की एक बाध्यता थी वो हमारी सरकार ने उसको कम किया। हमने उसमें ओबीसी की तर्ज पे हर साल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट रिन्यूअल होता था, उसमें बड़ी पेचीदगियां थी। तो हमने सरकार को बोर्ड में प्रस्ताव पास करके निवेदन किया कि इससे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो इसको भी ओबीसी की तर्ज पे 1 वर्ष से बढ़ा के 3 साल के लिए इसकी अवधि कर दी जाए। सरकार ने इसकी घोषणा की। ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे थे हमारे, उन बच्चों के लिए हमने, जो बालिकाएं थी उनको बड़े बाहर जाके पढ़ाई करने, जैसे नागौर बहुत बड़ा जिला है तो वहाँ यहाँ आकर के पढ़ाई करने में उनको बड़ी परेशानी होती है। तो हमने सबसे पहले सरकार को कहा इन बच्चों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाए। तो सरकार ने हमारी बात को माना और उन बच्चों के लिए हर संभाग स्तर पे एक हॉस्टल, सरकारी हॉस्टल का शुरुआत की और बच्चे उसका, उस योजना का लाभ भी ले रही हैं। ऐसे हमने बहुत सारी शुरुआत की। ईडब्ल्यूएस के बच्चे, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे थे, उन बच्चों को छात्रवृत्ति की स्कीम तो थी परंतु योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। उनके परिवारों की आय थी 1 लाख रुपए, जो नरेगा का आज की तारीख में काम करने वाला हमारा भाई साथी कमा लेता है। और जितने भी आरक्षित वर्ग है उनकी परिवार की आय है 2.5 लाख रुपए मिनिमम। तो हमने सरकार को प्रस्ताव दिया, सरकार ने हमारी ये बात भी मानी कि आप उन ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए भी 2.5 लाख रुपए परिवार की आय कर दी। और वो बच्चे भी अब सरकारी मान्यता प्राप्त, गैर सरकारी किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, उनको सबको छात्रवृत्ति के हकदार होंगे। पहले केवल सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रवृत्ति के हकदार। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमने काम कराया। अब बजट आ रहा है, हमने पूरे राजस्थान में दौरे किए। हमारे जितने भी हमारे बोर्ड के मेंबर थे उन्होंने हर संभाग स्तर पे, जिला स्तर पे दौरे किए। हमने अखबारों में विज्ञापन दिया कि भाई आप इस वर्ग के लिए कोई अपेक्षाओं, सुझाव हमें दो। उसमें हमारे पास हजारों ईमेल आए, पत्र आए, उनको हमने संकलित करके और कोई 15-20 सुझाव हमने सरकार को बोर्ड के माध्यम से अनुमोदन करके सरकार को भेजे। जो हमने प्रमुख मांग जो करी है कि इस विप्र समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए सरकार को हमने कहा एक विप्र कल्याण कोष की गठन करके उस पैसे से इसके तहत योजनाएं संचालित की जाए। सबसे पहला हमने ये प्रस्ताव दिया। बच्चों के लिए, जो विप्र समाज के बच्चे हैं, आर्थिक, बौद्धिक रूप से तो विप्र समाज बहुत सक्षम है परंतु आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, की व्यवस्था की जाए। जो अच्छे अंक लाते हैं उन बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए, प्रोत्साहन के लिए कोई मानदेय की व्यवस्था की जाए। बच्चियां, ईडब्ल्यूएस वर्ग की बच्चियां, शादीशुदा लगभग 50,000 ऐसी बच्चियां हैं जिनके पिता और पति की दोनों की आय शामिल करने से वो इसका लाभ नहीं उठा पा रही। हमने सरकार को कहा कि जब एक कोई बच्चे की हिंदू मैरिज एक्ट में शादी हो जाती है और वो अलग से यूनिट हो जाती है तो
अब इसमें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में ये क्यों बाध्यता, तो सरकार को हमने प्रस्ताव भेजा है कि उन बच्चियों के लिए 50,000 ऐसी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं शादीशुदा, उनको हमने कहा भाई पिता की आय को विलोपित करो, केवल पति की आय मानो, जिससे वो लाभान्वित होंगी। ऐसे हमने, क्योंकि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इनके लिए बजट में प्रोविजन ज्यादा है, इस टाइप के हमने कहा जो ईडब्ल्यूएस के छात्रावास खोले हर संभाग में, उसको अब जिला लेवल पे खोलो। वेद विद्यालय हर जिला लेवल पे वेद विद्यालय खोले, हर संभाग स्तर पे आवासीय वेद विद्यालय खोले। जो पुजारियों को 1963 के बाद पुजारियों को एन्युटी राशि होती है, भोग राशि, जो मंदिरों के लिए भोग प्रसाद के लिए, वो किसी के 19 रुपए, किसी के 124 रुपए, सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया जाता है, परंतु उनको 63 के बाद 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। तो हमने कहा उन पुजारियों के लिए, मंदिर सेवा और सुषमा के लिए उनकी एन्युटी राशि बढ़ाई जाए, पुजारियों को कोई मानदेय दिया जाए। ऐसे हमने बहुत सारे सुझाव बना करके सरकार को बजट के लिए भेजे हैं, और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार इन सुझावों पर गौर करके और अच्छे से अच्छी जो हमारी योजनाएं बना के भेजी है, उनको बजट के अंदर जो हमारे प्रस्ताव है उनको बजट में पास करेंगे। देखिए, विप्र समाज को पहले की मुझे पता नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी का 2018 के चुनाव में संगठन महामंत्री था। उस समय हमारे तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी, हमारे समाज के बहुत सारे लोग भाजपा में भी गए, कांग्रेस पार्टी में हमसे आके मिले कि हमारे लिए कुछ बोर्ड का गठन कीजिए, हमारे कल्याणकारी योजनाओं को बनाई जाए। कांग्रेस पार्टी ने महसूस किया इस समाज को आगे बढ़ाना है, और आपने देखा होगा पहली बार किसी राजस्थान के इतिहास में विप्र कल्याण बोर्ड की हमने मैनिफेस्टो में वादा किया, जो वादा किया चुनावी वादा नहीं था, उसको इम्प्लीमेंट भी किया, और आज उसी का परिणाम है। मैं आपके सामने बैठ के और समाज के लिए जो किए गए कामों की चर्चा कर रहा हूँ, तो कहीं ठगा हुआ महसूस नहीं किया। अब हमारी जिम्मेदारी है, सरकार ने बना दिया कि हम समाज के हर वर्ग को लेकर के, साथ लेकर के योजनाएं बनाए, कानून बनाए, उनके लिए ऐसी धरातल पे योजनाएं लाए जो उसका लाभ ले सके, तो उसकी हम पूरी तैयारी करें। मैंने बताया आपको, हमने मंदिरों के लिए, पुजारियों के लिए, वेदों के लिए, संस्कृत के लिए, ब्राह्मण बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, सबके लिए हमने इसमें एक सुझाव सरकार को दिए हैं, और निश्चित रूप से इससे समाज का फायदा होगा। सर, जो मंदिर की जमीनें हैं जिनको लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें अतिक्रमण के मामले आ रहे हैं, उनको लेकर भी क्या कोई आपके तरफ से? बिल्कुल, देखिए आपको जान के बड़ा हर्ष होगा कि ये 1997 के बाद ये इसको बंद कर दिया गया था। इससे पहले ये था पुजारी उसका मंदिर का ट्रस्टी होता था, परंतु फिर बाद में उसको ठाकुर जी का नाम कर दिया गया। परंतु अब कालांतर में क्या हुआ कि ठाकुर जी का जब नाम रह गया, ठाकुर जी अबोध होते हैं, तो उस पुजारी का नाम विलोपित हो गया। तो पुजारियों के लिए कुछ लोगों ने कि भाई तेरा नाम नहीं है, उस जमीन पे बेदखल करने का काम किया, हथियाने का काम किया। हमारी सरकार ने बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय लिया, और हमने अब हर तहसील पे पुजारी का रजिस्टर को संधारित कराने का काम कर दिया। हर तहसीलदार को, एसडीएम को पाबंद कर दिया कि जो 1997 की जो पोजीशन थी, उसी 91 की, सॉरी 97 नहीं, 91 की जो पोजीशन थी, उसी पोजीशन को उस रजिस्टर में संधारित करें। और अब कोई भी मंदिर माफी की जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया होगा, तो वो जो राजकीय भूमि पे अतिक्रमण की जो कार्रवाई होती है, उसी कार्रवाई के तहत, उन्हीं नियमों के तहत वो मंदिर की जमीन खाली होगी। ऐसे हमने नियम बना दिए, और अभी हमने क्या है, वो नियम 2019 में बने, 2021 में बने, 2022 में बने। तो हम सबको एकजाई करके बजट के अंदर उनकी एक एसओपी और जारी कर रहे हैं कि जिससे हर महीने कलेक्टर और एसडीएम अपनी जन सुनवाई में उनको प्रकरणों को लेकर के और समयबद्ध, चरणबद्ध रूप से उनका निष्पादन करें। सर, मंदिरों युवाओं को क्या फायदा मिलेगा इस बजट में? देखो, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, हमारा फोकस ही महिलाओं के लिए। ये युवाओं के लिए बजट का जो है प्रोविजन, आप इसमें देखेंगे कि हम कैसी कैसी कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं, कितनी नौकरियां निकालेंगे, हम पढ़ाई लिखाई के लिए उनके लिए और क्या क्या कर सकते हैं, उन सबको फोकस करके। और क्योंकि आज का भविष्य भी हमारा युवा है, ठीक है, तो उस युवा पीढ़ी के को समर्पित बजटों का मैं इतना कर सकता हूँ। सर, आपने अभी कहा कि महिलाओं के लिए आपने ये घोषणा की थी कि महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे जी। कुछ दिन पहले सूचना आई कि फोन नहीं दिए, क्या कारण रहा? देखिए, जितना मुझे ध्यान है,
जितना मेरे संज्ञान में आया है, इसमें कोई चिप बनती है वो कहीं बाहर से आती है। कोरोना काल में उस चिप का निर्माण ही नहीं हो रहा। कारें बड़ी बड़ी, फोन नहीं, बड़ी बड़ी कारों में भी वो चिप लगती है, लैपटॉप्स में चिप लगती है, वो सब बंद पड़े हैं। कारें बन गई परंतु दिख नहीं रही चिप के बिना। तो चिप का अभाव है, इसलिए इस योजना को बंद नहीं हुई है, स्थगित हो सकती है, लेट से लेट हो सकती है, क्योंकि जब तक ऐसी चीज ही नहीं आएगी, मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा तो देंगे कहाँ से। तो बस ये है कि वो योजना लंबित है, बटेगा जरूर।